Hello friends, how are you? Hope you all are doing great. Dear students, लास्ट क्लास में हमने बात करी थी अपने कॉन्सेप्ट मीनिंग की और हमने कॉन्सेप्ट कवर किया था रीजन फॉर द डिफरेंसेस बिटवीन कैशबुक एंड पासबुक। तो सर आइए फटाफट से हम रिवीजन करते हैं अपनी लास्ट क्लास का। देखिए बेटा, ऑल इंडिया रैंक अचीव करने के लिए रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो फटाफट से रजिस्टर अपने खोलिए और हमारे साथ करिए रिवीजन। बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 2 पढ़ा था हमने, मीनिंग ऑफ बीआरएस। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट which is prepared to reconcile the balance of cash book and passbook and also show the causes of differences। तो कैश बुक और पासबुक के बैलेंस को रिकंसाइल करता है बीआरएस और साथ में ही हमें बताता है रीजन फॉर द डिफरेंसेस बिटवीन द बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। बेटा उसी के साथ हमने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात की थी, रीजन फॉर द डिफरेंसेस। वहां पर हमने टाइम गैप देखा था। सर टाइम गैप सर याद आ रहा है सर मुझे, मैंने कहा बेटा कर लो याद। टाइम गैप का मतलब कि कैश बुक में ट्रांजैक्शन पहले रिकॉर्ड हो जाती है और पासबुक में ट्रांजैक्शन बाद में रिकॉर्ड होती है और उस टाइम गैप की वजह से डिफरेंस आ जाता है बिटवीन द बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। या पहले पासबुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई और कैश बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई है बाद में। दूसरा रीजन हमने देखा था सर एरर्स। 1000 रुपए की ट्रांजैक्शन है, गलती से हमने उसको कैश बुक में 10,000 रुपीज लिख दिया और पासबुक में वो 1,000 रुपीज से ही रिकॉर्ड हुई। तो इस तरह के एरर्स भी बेटा रीजन बन जाते हैं डिफरेंसेस का बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक और फिर हमें बनाना पड़ता है बीआरएस। आज एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेटा हम अपना स्टार्ट करेंगे और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा सर प्रिपरेशन ऑफ बीआरएस। आज हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ ये सीखेंगे कि बेटा बीआरएस बनाया कैसे जाता है। अब तक हमने ये सीखा था कि बीआरएस क्यों बनाना है, बीआरएस है क्या, रीजंस क्या हैं बीआरएस को बनाने के। लेकिन आज सबसे इंपॉर्टेंट क्लास कि बीआरएस को बनाना कैसे है, हाउ टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्लियर है बेटा? हां जी सर, स्टार्ट करें, श्री गणेश करें। आइए सर, तो कॉन्सेप्ट आज मैं स्टार्ट करूंगा। कॉन्सेप्ट का नाम प्रिपरेशन ऑफ बीआरएस। देखो बच्चा, मैं बीआरएस लिख रहा हूं लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप बीआरएस नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे पूरा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है बेटा? तो लेजीनेस को हमें छोड़ना है, एक्टिवनेस को अपने अंदर लाना है। क्लियर? अगर हम एक्टिव होंगे तो हमारी पढ़ाई एक्टिव होगी और हमारी पढ़ाई एक्टिव होगी तो आपको अच्छे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो सर अच्छे मार्क्स लाने नहीं लाने? हाँ जी सर बिल्कुल लाने हैं। तो आइए सर स्टार्ट करते हैं। देखिए सर, बीआरएस बनाने के लिए हमारे पास क्वेश्चन के अंदर कुछ स्टार्टिंग पॉइंट गिवन होते हैं। क्या गिवन होते हैं सर? स्टार्टिंग पॉइंट। और इन्हीं स्टार्टिंग पॉइंट पर मैं आज चर्चा स्टार्ट करता हूं। देखिए सर, हमारे पास 4 स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं। पहला, बैलेंस एज पर कैश बुक। क्लियर? सेकंड, बैलेंस एज पर पासबुक। सर क्या होते हैं ये? ओ बेटा जरा रुक जाओ, अपन लोग इसको डिस्कस करेंगे
और फिर समझेंगे बढ़िया तरीके से। थर्ड स्टार्टिंग पॉइंट होगा सर हमारा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, और फोर्थ होगा सर ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो ये 4 स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं सर बीआरएस के क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए। बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब ये वो बैलेंस है बेटा जो हमारा बैंक में डिपॉजिट है। फॉर एग्जाम्पल आपके बैंक अकाउंट में 50,000 रुपीज है। आपके बैंक अकाउंट में बेटा कितना रुपया है? 50,000। ये लीजिए आपकी जो कैश बुक है, कैश बुक बेटा वहां पर 50,000 रुपीज लिखे हुए हैं। क्लियर है जी? पॉजिटिव 50,000 मतलब ये आपका बैंक अकाउंट में 50,000 रुपीज रखा हुआ है। आपसे आपके पापा ने पूछा कि भैया बताओ मेरे बेटे आपके अकाउंट में कितना पैसा है, तो आप बोलेंगे कि सर पापा मेरे अकाउंट में 50,000 रुपीज हैं एज पर माय कैश बुक। मेरे हिसाब से मेरे अकाउंट में कितना पैसा? सर 50,000। तो बेटा इसको हम बोलते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक। पहली बात, ये वो पैसा है जो बैंक में डिपॉजिट है। क्या है बेटा? डिपॉजिट। मतलब ये पॉजिटिव बैलेंस है। कैसा बैलेंस है? पॉजिटिव। और अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी में हम इसको कहते हैं डेबिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस बेटा? डेबिट बैलेंस। क्लियर है बेटा? हाँ जी। बैलेंस एज पर पासबुक, ये वो बैलेंस है बेटा जो बैंक अकाउंट में मेरे पैसे रखे हुए हैं एज पर द पासबुक। एज पर दी पासबुक। सर मैंने कहा हां बेटा। सर कैश बुक के हिसाब से हमारे पास 50,000 आपने बताया, मैंने कहा बिल्कुल ठीक। सर पासबुक के हिसाब से भी हमारे पास 50,000 ही तो होंगे। बेटा होने तो 50,000 ही चाहिए, लेकिन कभी कभी ये बैलेंसेस डिफरेंट हो जाते हैं, जैसे हमने पढ़ा था। हालांकि इक्वल होने चाहिए, लेकिन कभी कभी ये बैलेंसेस बेटा कैसे हो जाते हैं? अनइक्वल। तो फॉर एग्जाम्पल हमारी कैश बुक के हिसाब से तो हमारे पास 50,000 पैसा है, और मेरी पासबुक के हिसाब से मेरे पास 40,000 है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज अ बैलेंस ऑफ योर बैंक अकाउंट, तो आप बोलेंगे कि बैलेंस एज पर कैश बुक 50,000, बट बैलेंस एज पर पासबुक इज 40,000। आ गई बात समझ में? हां जी सर। तो मेरे अकाउंट में कैश बुक के हिसाब से जो पैसा है उसको मैं बोलता हूं बैलेंस एज पर कैश बुक, और मेरे बैंक अकाउंट में बैंक वालों के हिसाब से मतलब पासबुक के हिसाब से जितना पैसा है उसको हम बोलते हैं बैलेंस एज पर पासबुक। क्लियर? तो समझने की बात यह है बेटा कि बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक दोनों ही बैंक में मनी डिपॉजिट है, मतलब पॉजिटिव बैलेंस है। मेरा डिपॉजिट है बेटा बैंक में। क्लियर? और अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी में हम इसको बोलते हैं क्रेडिट। क्या बोलते हैं बेटा? क्रेडिट। तो फटाफट से एक बार हम इसका जल्दी से रिवीजन करते हैं जो मैंने अभी आपको पढ़ाया
देखिए अभी तक हमने दो बैलेंसेस पढ़ लिए हैं, एक बैलेंस एज पर कैश बुक और एक बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट एज पर द कैश बुक। बैलेंस एज पर पासबुक मींस डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट एज पर द पासबुक। तो दोनों ही पैसा डिपॉजिट है, मतलब दोनों ही पैसा पॉजिटिव बैलेंस है, लेकिन कैश बुक के बैलेंस को बेटा मैं डेबिट बैलेंस बोलता हूं और पासबुक के बैलेंस को मैं क्रेडिट बैलेंस बोलता हूं। सर ऐसा क्यों कि द डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक शुड बी इक्वल टू द क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। दोनों एक ही बैलेंस है, दोनों पॉजिटिव बैलेंस है, लेकिन डेबिट एज पर कैश बुक है और क्रेडिट एज पर पासबुक है। मतलब जो कैश बुक का डेबिट है वो पासबुक का क्रेडिट है। समझ लीजिए इसको। सर समझने की तो जरूरत नहीं है सर, हमने तो क्लास 11th में रेक्टिफिकेशन करा था। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अकाउंट्स इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ क्रैमिंग, रटने का सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है बेटा, समझने का सब्जेक्ट है। इट्स नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ क्रैमिंग। तो हम समझेंगे। देखिए सर, यह है एक हमारा बिजनेसमैन, क्लियर, इसको नाम दे देते हैं मिस्टर ए, क्लियर। और भाई एक है हमारे ये मैनेजर साहब, बैंक मैनेजर, क्लियर। हाँ जी सर। देखिए सर, फॉर एग्जाम्पल मेरे अकाउंट में 50,000 है मिस्टर ए के। सर आप हो गए मिस्टर ए, चलो ऐसा मान लो बेटा कि आपके सर ही मिस्टर ए हैं। आप आए मेरे पास कि सर आपका बैंक में अकाउंट है। मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल है। कौन से बैंक में है? मैंने कहा बेटा एसबीआई में है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो सर आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं? मैंने कहा अकॉर्डिंग टू मी मींस अकॉर्डिंग टू द कैश बुक मेरे पास 50,000 रुपीज है। आपने कहा सर बहुत बढ़िया। सर ये जो 50,000 रुपीज बैंक में आपका डिपॉजिट है, ये आपके लिए एसेट है या लाइबिलिटी है? और मैंने कहा बच्चों कैसी बात कर रहे हो, सीए फाउंडेशन के बच्चे होकर मुझसे ये पूछ रहे हो कि ये मेरा एसेट है या लाइबिलिटी है? बेटा ये तो अकाउंटेंसी के कॉमर्स के बचपन में हमने सीख लिया था कि बैंक हमारा एसेट होता है। बैंक में जो पैसा डिपॉजिट है वो मेरे लिए मेरा एसेट है। हाँ सर यही तो हम पूछना चाह रहे हैं कि वो आपका एसेट है ना? मैंने कहा हाँ भाई एसेट है। तो सर अगर वो आपका एसेट है तो ऑल दी एसेट्स आर डेबिट। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। तो बेटा इसलिए हमने इसको बोला डेबिट बैलेंस। क्या बोला बेटा? डेबिट बैलेंस। मेरे जो अकाउंट में 50,000 रुपीज रखे हुए हैं वो मेरे लिए डेबिट बैलेंस है। मेरे लिए मतलब मेरी कैश बुक के लिए वो डेबिट बैलेंस है। क्लियर? आप गए मैनेजर साहब के पास कि मैनेजर असद सर का आपके एसबीआई में अकाउंट है? मैनेजर ने कहा हाँ जी बिल्कुल है। असद सर के अकाउंट में कितने पैसे हैं? मैनेजर ने बताया 50,000 रुपीज। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैनेजर साहब आप ये बताइए, ये 50,000 रुपीज जो असद सर के आपके अकाउंट में डिपॉजिट है वो आपके लिए एसेट है या आपके लिए लाइबिलिटी है? मैनेजर साहब ने कहा कि भैया ये तो असद सर का पैसा है जो बैंक में रखा हुआ है, तो फॉर बैंक दिस 50,000 इज अ लाइबिलिटी एंड ऑल द लाइबिलिटीज आर क्रेडिट। तो बेटा जो बैंक अकाउंट में हमारा 50,000 रुपीज रखा हुआ है वो मेरे लिए डेबिट है क्योंकि मेरा एसेट है, लेकिन बैंक के लिए वो लाइबिलिटी है, इसलिए वो क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। तो आज के बाद रटना नहीं है, समझ जाना है
कि जो डेबिट बैलेंस है कैश बुक का वो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है। क्लियर? हां जी सर। नाउ थर्ड, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक एंड ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। देखिए बेटा, इन टुडेज वर्ल्ड, जहां हम एक डेवलप वर्ल्ड में रहते हैं, मॉडर्न वर्ल्ड में रहते हैं, कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में रहते हैं, और बेटा कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कंपटीशन कर रहा है। हर कंपनी एक दूसरी कंपनी से कंपटीशन कर रही है। तो बेटा बैंक्स भी एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं। द मेन फंक्शन ऑफ बैंक इज टू डिपॉजिट द मनी फ्रॉम द पब्लिक, जिसको हम सेविंग्स बोलते हैं, डिपॉजिट्स बोलते हैं, एंड लेंडिंग द मनी टू द पब्लिक, और वही पैसा दूसरे लोगों को देता है बैंक थ्रू लोन। द मेन फंक्शन ऑफ बैंक इज डिपॉजिटिंग द मनी एंड लेंडिंग द मनी टू द पब्लिक। बट अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें तो देयर आर एन नंबर ऑफ फैसिलिटीज, देयर आर एन नंबर ऑफ सर्विसेज which is given by the bank to the customers, to their clients, to their account holders, जिसमें एक फैसिलिटी है बेटा ओवरड्राफ्ट की। सर क्या है होती है ये फैसिलिटी? बेटा लेट से आपके अकाउंट में 50,000 रुपीज हैं। कितने बेटा? सर 50,000। वेरी गुड। आपके अकाउंट में 50,000 रुपीज है बेटा, और आपको पैसों की जरूरत है लेट से 80,000 रुपीज। कितना? सर 80,000। मगर हैं कितने? सर 50,000। तो आप बैंक से 80,000 रुपीज की पेमेंट कर सकते हैं। सर कैसे कर सकते हैं ये पेमेंट? हमारे पास तो 50,000 रुपीज ही है। बेटा जो बैंक के अच्छे कस्टमर्स होते हैं, बैंक उनको उधार पैसा देता है। सर उधार मतलब लोन देता है। बेटा इसको टेक्निकली हम लोन नहीं कहेंगे, बट इट्स जस्ट लाइक अ लोन। लोन लेने के लिए बैंक में बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो हमको फुलफिल करनी होती हैं, लेकिन ओवरड्राफ्ट जो एक फैसिलिटी है वो बैंक अपने अच्छे कस्टमर को प्रोवाइड करता है जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी होती है। मतलब उधार वापस करने की नियत और क्षमता जिनकी अच्छी होती है, बैंक उनको ओवरड्राफ्ट करने की फैसिलिटी देता है कि आपके अकाउंट में अगर पैसे कम भी हैं तो लेट से 50,000 रुपीज तक की ज्यादा पेमेंट आप कर सकते हैं। और ये लिमिट हर कस्टमर की वैरी कर सकती है अकॉर्डिंग टू देयर रिलेशन विद द बैंक, अकॉर्डिंग टू देयर क्रेडिट वर्दीनेस। क्लियर? कोई इंसान अपने बैंक अकाउंट से 50,000 रुपए ज्यादा की पेमेंट कर सकता है। कोई इंसान अपने बैंक अकाउंट के डिपॉजिट से 1 लाख रुपीस ज्यादा तक की पेमेंट कर सकता है। वो वैरी कर सकती है अकॉर्डिंग टू देयर क्रेडिट वर्दीनेस, बट दिस फैसिलिटी इज नोन एज ओवरड्राफ्ट। क्लियर है बेटा? हाँ जी सर क्लियर। तो बेटा हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। मतलब हमने बैंक से पैसा उधार ले रखा है, उधार ले रखा है, उसको हम बोलते हैं बेटा ओवरड्राफ्ट। क्लियर? तो बेटा ये जो बैलेंस है ये बैलेंस है माइनस में। क्लियर? ये मेरे बैंक में डिपॉजिट नहीं है, बल्कि बैंक वालों का पैसा मेरे ऊपर ड्यू है। मैंने बैंक से पैसा उधार ले रखा है, तो ये नेगेटिव बैलेंस है। क्लियर? और अगर मैंने बैंक वालों से बेटा ये पैसा उधार लिया है, अगर ये पैसा मेरे ऊपर ड्यू है बैंक की तरफ से, तो बेटा ये मेरी एसेट होगा या लाइबिलिटी? सर मैंने कहा हां बेटा, सर ये तो आपकी लाइबिलिटी है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, एंड ऑल द लाइबिलिटीज आर क्रेडिट। तो इसको हम बोलते हैं बेटा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक।
क्लियर। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ये भी माइनस का बैलेंस है एज पर दी पासबुक, क्लियर। और ये बैंक वालों के लिए होगा डेबिट बैलेंस। फॉर एग्जाम्पल आप मेरे पास आए कि सर आपके अकाउंट में कितने पैसे, मैंने कहा सर मेरे अकाउंट में -20,000, मतलब मैंने बैंक से ओवरड्राफ्ट कर रखा है। आपने पूछा सर ये आपकी एसेट है या लाइबिलिटी है, मैंने कहा भैया माइनस में पैसा है, मैंने बैंक से ज्यादा पैसा ले रखा है, इसका मतलब ये मेरी लाइबिलिटी है, एंड ऑल द लाइबिलिटीज आर क्रेडिट बैलेंस। क्लियर है बेटा, ये क्रेडिट बैलेंस के नाम से होगा, क्लियर। आप गए मैनेजर के पास कि सर असद सर के अकाउंट में बताना कितने पैसे हैं, मैनेजर ने कहा कि भैया -20,000 रुपीज। आपने मैनेजर से पूछा मैनेजर साहब ये आपके लिए एसेट है या लाइबिलिटी है, मैनेजर साहब ने कहा कि देखो राजू सीए फाउंडेशन के मेरे बच्चों, असद सर को हमने बैंक ने 20,000 रुपीज उधार दिया हुआ है, तो ये असद सर के लिए लाइबिलिटी है, तो ऑब्वियसली मेरे लिए ये एसेट है, इसलिए मैं इसको बोलूंगा डेबिट बैलेंस। क्या बोलूंगा? डेबिट बैलेंस। तो बेटा देयर आर 4 स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बीआरएस। बीआरएस के क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए 4 स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होते हैं। पहला बैलेंस एज पर कैश बुक, दूसरा बैलेंस एज पर पासबुक। बेटा ये दोनों ही बैलेंस फेवरेबल बैलेंस हैं। कैसे? फेवरेबल। फेवरेबल मतलब डिपॉजिट्स हैं, पॉजिटिव बैलेंस हैं। लेकिन हां, कैश बुक के बैलेंस को मैं डेबिट बैलेंस बोलता हूं और पासबुक के बैलेंस को मैं क्रेडिट बैलेंस बोलता हूं। वहीं पर ओवरड्राफ्ट वाले बैलेंस बेटा अनफेवरेबल है। क्यों? क्योंकि ये माइनस की फिगर्स हैं। हां, माइनस कैश बुक बैलेंस को मैं क्रेडिट बैलेंस बोलता हूं, पासबुक की माइनस को मैं डेबिट बैलेंस बोलता हूं। तो क्वेश्चन में या तो आपको बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन होगा, या बैलेंस एज पर पासबुक गिवन होगा, या ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक गिवन होगा, या फिर ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक गिवन होगा। इन चारों स्टार्टिंग पॉइंट में से आपको क्वेश्चन में एक स्टार्टिंग पॉइंट गिवन होगा जहां से हमें अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना पड़ेगा। क्लियर? तो इसीलिए बेटा जो कैश बुक का डेबिट होता है वो पासबुक का क्रेडिट होता है, और जो कैश बुक का क्रेडिट होता है वो पासबुक का डेबिट होता है। दिस इज अ होल लॉजिक ऑफ दिस। क्लियर? जितना भी हमने क्लास 11th में रट्टा करा है, तो अब रट्टाफिकेशन नहीं करना है, क्रैमिंग नहीं करनी है, बल्कि समझना है। सर, मैंने कहा हां बेटा, सर आप हमें एक एग्जाम्पल करा दीजिए। मैंने कहा बेटा एक एग्जाम्पल? हम तो आपको n नंबर ऑफ एग्जाम्पल कराएंगे, और कल फिर हम नोट्स के क्वेश्चन भी करेंगे। ओके सर? मैंने कहा हां जी। तो आइए सर एक एग्जाम्पल करते हैं बीआरएस का, कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बेटा होपफुली आपने ये नोटिंग सारी कर ली होगी। क्लियर? और इस नोटिंग के बाद एग्जाम्पल नोट करिए। क्लियर? हाँ जी सर। आइए बेटा एक एग्जाम्पल नोट करते हैं। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट as on 31st December 2019। बेटा एक हमें बीआरएस बनाना है। कौन सी डेट को बेटा बीआरएस बनाना है? 31st December 2019 को। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। बेटा क्वेश्चन में आपको बीआरएस बनाने के लिए बोलेगा, और साथ में क्वेश्चन में कुछ पॉइंट्स लिखे होंगे जिनके बेसिस पे हमें
बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना होगा। सब पॉइंट लिख लेते हैं। सॉरी, आइए बेटा, बैलेंस एज पर कैश बुक ₹20,000। बेटा हमें कौन सा बैलेंस दे रखा है? बैलेंस एज पर कैश बुक 20,000। मेरे साथ नोटिंग करते चलेंगे बेटा। सेकंड, चेक ऑफ ₹5,000 डिपॉजिटेड but not credited by bank. Check of ₹2,000 issued but not presented for payment. Number 4, ₹10,000 deposit by customer directly into the bank. पॉइंट नंबर 5, नोटिंग करते रहें बेटा साथ में क्वेश्चन की। पॉइंट नंबर 5, बैंक चार्जेस ₹100। क्लियर? तो बेटा ये एक एग्जाम्पल है हमारा, ये एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के बेसिस पर, इन पर्टिकुलर के बेसिस पर बेटा हम लोगों को बनाना होगा अब बीआरएस। क्लियर? आइए बेटा, क्वेश्चन नोट हो गया? हाँ जी सर। तो बेटा सॉल्यूशन पर आते हैं सर, इसका सॉल्यूशन करते हैं बेटा। क्लियर? क्वेश्चन हमारे पास है, पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2019 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बेटा प्रिपेयर करना है हमें बीआरएस 31 दिसंबर 2019 को, और हमें कुछ पॉइंट्स गिवन है जिनके बेसिस पर हमें बीआरएस बनाना है। पहला पॉइंट है सर बैलेंस एज पर कैश बुक, कि हमें बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है। कितना रुपया? 20,000। अभी हमने चर्चा करी थी कि बेटा 4 स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं, और उन 4 स्टार्टिंग पॉइंट में से एक स्टार्टिंग पॉइंट हमें जरूर गिवन होगा, और वो स्टार्टिंग पॉइंट हमें गिवन है बैलेंस एज पर कैश बुक। सर कोई बता सकता है कि ये डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक है या क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक है? बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम बताएं। मैंने कहा बेटा बताओ। सर ये तो डेबिट बैलेंस है। मैंने कहा बेटा तुम्हें कैसे पता ये डेबिट बैलेंस है? सर ये 20,000 रुपीज आपके बैंक में डिपॉजिट हैं, इसलिए ये आपका एसेट है, एंड ऑल दी एसेट्स आर डेबिट, इसलिए ये डेबिट बैलेंस ऑफ दी कैश बुक है। मैंने कहा तालियां बजाओ इस बच्चे के लिए। ये लो भैया। सेकंड पॉइंट, चेक ऑफ ₹5,000 डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। क्लियर? चेक हमने एक डिपॉजिट करा, कितने रुपए का साहब? 5,000 रुपए का, बट बैंक में ये पैसा क्रेडिट नहीं हुआ। देखिए बेटा, हम जब भी बैंक में पैसा चेक डिपॉजिट करते हैं तो इसका क्या इफेक्ट होगा वो हम बीआरएस बनाते वक्त एक एक पॉइंट का इफेक्ट देखते चलेंगे। ये कुछ हमारे पास पॉइंट्स गिवन हैं, तो आइए अब हम बीआरएस बनाते हैं बेटा।
सॉल्यूशन हमारा ये रहा। आइए सर, सबसे पहले एक हेडिंग डाल लेते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st December 2019। क्लियर। और बेटा हमें बनाना होगा एक फॉर्मेट। ये फॉर्मेट है सर। क्लियर। सर क्या लिखेंगे इस फॉर्मेट में? मैंने कहा बेटा अभी बताएंगे। बेटा यहां पर हम लिखेंगे चलिए बेटा, सबसे पहले कॉलम में हम लिखेंगे सर अपनी ट्रांजैक्शन या पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं। क्लियर बेटा। सेकंड कॉलम में हम लिखेंगे सर अमाउंट, और थर्ड कॉलम में भी हम लिख देंगे फिर अमाउंट। सर दो अमाउंट? मैंने कहा हाँ बेटा, दो अमाउंट। आइए सर, तो सर स्टार्टिंग पॉइंट था हमारे पास बैलेंस एज पर कैश बुक। क्लियर। क्वेश्चन में देखिए बेटा ध्यान से, हमारे पास बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है 20,000, और ये बैलेंस जो है बेटा ये है हमारा डेबिट बैलेंस, क्योंकि ये पैसा मेरा बैंक में डिपॉजिट है। क्लियर। तो 20,000 रुपीज। ठीक। हाँ जी सर बिल्कुल ठीक। देखिए बेटा फर्स्ट कॉलम की ट्रांजैक्शन हमारी क्या है? कैश ऑफ ₹5,000 डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। बेटा एक चेक है जो 5,000 रुपए का डिपॉजिट किया हमने बैंक में। देखो बेटा मैं हूं बिजनेस, एक 5,000 रुपए का चेक मैंने डिपॉजिट किया बैंक में, 5,000 बेटा दो बुक हमारे पास, एक कैश बुक और एक पास। ठीक। एंड ऐसा मान लेते हैं बेटा दोनों ही बुक्स का जो बैलेंस है वो बेटा 20,000 रुपीज है। क्लियर। मैंने एक 5,000 रुपीज का चेक डिपॉजिट किया बेटा बैंक में। बेटा जैसे ही मैंने 5,000 रुपीज का चेक डिपॉजिट किया होगा बैंक में, बेटा मैंने उसकी रिकॉर्डिंग की होगी। सर बिल्कुल ठीक। बेटा कहां रिकॉर्डिंग की होगी? सर कैश बुक में। तो बेटा मैंने अपनी कैश बुक को 5,000 रुपया बढ़ा दिया होगा। क्लियर है बात? तो मेरी कैश बुक के हिसाब से मेरे बैंक अकाउंट में हो जाता है 25,000 रुपीज, लेकिन वो चेक बेटा बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ। मतलब बैंक में पासबुक में प्लस नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ एनी रीजन। बिकॉज ऑफ एनी रीजन वो पैसा डिपॉजिट अभी तक बैंक में नहीं हुआ। तो बेटा पासबुक में तो कोई ट्रांजैक्शन हुई ही नहीं, तो मेरी पासबुक के हिसाब से मेरे पास कितना रुपया है? सर 20,000। कैश बुक के हिसाब से कितना रुपया है? सर 20,000 पासबुक के हिसाब से, और कैश बुक के हिसाब से 25। तो दोनों बैलेंसेस हो गए क्या? डिफरेंट। अब इस डिफरेंट बैलेंस को ही रिकंसाइल करने के लिए मैं बना रहा हूं बीआरएस। तो बीआरएस में इसकी नोटिंग करनी है। अब नोटिंग कैसे करनी है? प्लस करना है या माइनस करना है? बेटा क्वेश्चन किसके हिसाब से चल रहा है? सर कैश बुक के हिसाब से। किसके हिसाब से? कैश बुक। तो बेटा क्या करो,
कि ये कैश बुक पासबुक के बराबर हो जाए। क्या करें सर, आप कह रहे हो कि कैश बुक पासबुक के बराबर हो जाए। मैंने कहा हाँ बेटा, मैं ये बोल रहा हूं कि ऐसा क्या करें कि हमारी जो कैश बुक है 25,000 रुपीज ये पासबुक के बराबर हो जाए, 20,000 हो जाए। तो सर एक काम करिए। मैंने कहा बेटा बताओ क्या काम करूं। कि सर 5,000 रुपीज माइनस कर दीजिए, 5,000 रुपीज माइनस 25,000 रुपीज में से 5,000 रुपीज माइनस कर दीजिए तो 20,000 आ जाएगा। मैंने कहा बेटा बिल्कुल ठीक कह रहे हो ये तो बात। देखिए बेटा, बीआरएस बनाने का आज हम आपको मूल मंत्र दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं बेटा? मूल मंत्र। देखिए बेटा, ईश्वर ने ये हमें दो हाथ दिए, दिख रहे हैं? हाँ जी सर। क्यों दिए? सर काम करने के लिए। मैंने कहा हाँ बेटा। एक रीजन और था। सर वो क्या? बेटा ये हाथ दिए ईश्वर ने हमें बीआरएस चैप्टर करने के लिए। सर क्या कह रहे हो आप? मैंने कहा हाँ बेटा। सर देखो हमारे दो हाथ हैं, ऐसा मान लेते हैं एक कैश बुक है। अभी तो मैंने आपको टेक्निकल तरीके से बता दिया था, लिखकर बता दिया था कि कैश बुक में प्लस हो गए 5,000 रुपीज और पासबुक में प्लस नहीं हो पाए, इसलिए कैश बुक का बैलेंस 25,000 आ गया था और हमारी पासबुक का बैलेंस जो है बेटा वो 20,000 ही रहा था। तो क्या करूं कि ये दोनों बैलेंस सेम हो जाए? तो भैया माइनस कर दिया था 5,000 रुपीज। अब हाथों का जादूगरी देखो, कमाल देखो बेटा इन हाथों का। देखो बेटा, एक हाथ हमारी कैश बुक राइट हैंड, लेफ्ट हैंड हमारा पासबुक, और दोनों बुक्स हमेशा बेटा कैसी होती हैं? इक्वल। क्लियर? बेटा बीआरएस चैप्टर करने के लिए सिर्फ दो बातों का समझना जरूरी है। क्या? पहली बात कि ट्रांजैक्शन कहां रिकॉर्ड हुई है। सबसे पहले भाई दो ही बुक है हमारे पास, या तो बेटा हमारे पास कैश बुक है या हमारे पास पासबुक है। या तो ट्रांजैक्शन पहले रिकॉर्ड होगी कैश बुक में या ट्रांजैक्शन पहले रिकॉर्ड होगी पासबुक में। तो हमें सिर्फ यह पता करना है कि ट्रांजैक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड हुई कौन सी बुक में है। तो बेटा देखिए, दो बुक्स हैं और दोनों बुक्स हमेशा इक्वल रहती हैं और इक्वल रहनी चाहिए। अब एक चेक डिपॉजिट हुआ बेटा 5,000 रुपीज का। बेटा जैसे ही चेक डिपॉजिट हुआ होगा बेटा मैंने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया होगा। सर बिल्कुल ठीक। कहां रिकॉर्ड किया होगा? सर कैश बुक में। तो बेटा मेरी कैश बुक क्या हो गई? बढ़ गई। मेरी कैश बुक क्या हो गई बेटा? बढ़ गई। क्लियर है बेटा? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर। लेकिन पासबुक में कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई, पासबुक तो वहीं खड़ी है जहां खड़ी थी। अब बेटा क्या करूं कि ये कैश बुक इस पासबुक के बराबर आ जाए? सर इस कैश बुक को सर माइनस कर दीजिए। क्या कर दीजिए? माइनस। बेटा हर पॉइंट को लिखने की जरूरत नहीं है, हर पॉइंट को रटने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कुछ हमारे बच्चों ने क्लास 11th में रटा हो कि बैलेंस एज पर कैश बुक हो तो ये वाले पॉइंट माइनस कर देना और ये पॉइंट ऐड कर देना। बेटा रटने की जरूरत नहीं है। पूरे बीआरएस बनाने के लिए सिर्फ एक कॉन्सेप्ट, दुनिया का कोई सा भी पॉइंट आ जाए, इस कॉन्सेप्ट से आप वो पॉइंट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जरूरत है उस पॉइंट को समझने की। क्लियर? तो बेटा देखिए, दो बुक्स कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो बेटा क्या कर दो? सर माइनस कर दो। ये लीजिए बेटा, लेस चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड। कितना रुपया? सर 5,000 माइनस कर दिया बेटा। क्लियर? थर्ड पॉइंट देखते हैं सर। थर्ड पॉइंट था हमारा
चेक ऑफ ₹2000 इशूड मतलब पेमेंट करी है हमने किसी को, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन बैंक में अभी वो प्रेजेंट नहीं हुआ। बेटा एक हमारे दोस्त है, मित्र हैं, एक हमारी बिजनेस पार्टी है मिस्टर राजू, और हमने एक मिस्टर राजू को चेक दिया बेटा 2000 रुपीज का। कितने रुपए का? 2000 रुपीज का। बेटा चेक किसने दिया? सर बिजनेसमैन ने। बेटा जैसे ही बिजनेसमैन ने चेक दिया होगा, उसने अपनी कैश बुक को क्या करा होगा? सर माइनस। देखो बेटा ये दो बुक्स हैं, पेन रख देते हैं, ये दो बुक्स हैं बेटा, एक कैश बुक एक पासबुक। बेटा ये दो बुक हैं और हमने 2000 रुपीज का एक चेक दिया। बेटा चेक देते ही हमने उसकी रिकॉर्डिंग करी होगी, कहां पर? सर कैश बुक में। बेटा कैश बुक को हमने माइनस किया होगा, प्लस किया होगा, सर माइनस किया होगा, तो बेटा कैश बुक हो गई कम, लेकिन राजू वो चेक लेके चले गए दुबई घूमने। बेटा बैंक में अभी तक चेक प्रेजेंट नहीं किया। क्वेश्चन किसके हिसाब से चल रहा है? मतलब बैलेंस कौन सा क्वेश्चन में गिवन था? सर बैलेंस गिवन है एज पर दी कैश बुक। तो बेटा जितनी भी मूवमेंट करनी है वो कैश बुक में करनी है। तो हमारी कैश बुक है कम, पासबुक है बेटा ऊपर। क्या करूं? ये कैश बुक इस पासबुक की बराबर आ जाए, सर प्लस कर दीजिए। क्या कर दीजिए? प्लस। मैंने कहा ये लो बेटा, ऐड चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितने रुपए का चेक है? सर 2000 रुपीज का। ये लीजिए बेटा, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं सर। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ₹1000 डिपॉजिट बाय कस्टमर डायरेक्टली इनटू द बैंक। बेटा एक हमारे कस्टमर है, उन्होंने ₹1000 बेटा डिपॉजिट कर दिए हमारे बैंक में डायरेक्टली। एक हमारे कस्टमर है मिस्टर एक्स, उन्होंने मेरे बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर दिया। तो बेटा ट्रांजैक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड कहां हुई होगी? सर कैश बुक में। और मैंने कहा बेटा कैश बुक में कैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई? कैश बुक में ट्रांजैक्शन पहले तब रिकॉर्ड होती है जब उस ट्रांजैक्शन को मैं करता हूं। मैं मतलब बिजनेसमैन करता है। बेटा ये तो डायरेक्टली पैसा कहां डिपॉजिट हुआ है? सर बैंक में। तो ट्रांजैक्शन भी पहले कहां रिकॉर्ड हुई होगी? सर पासबुक में हुई होगी ना बेटा। हाँ जी सर। तो बेटा यही तो समझना है कि ट्रांजैक्शन सबसे पहली बार कहां रिकॉर्ड होती है। तो देखिए सर दो बुक्स हैं हमारे पास, एक कैश बुक एक पासबुक। हमेशा दोनों बुक्स कैसी होनी चाहिए? सर इक्वल होनी चाहिए। बेटा एक कस्टमर है, उसने डायरेक्टली पैसा डिपॉजिट कर दिया मेरे बैंक अकाउंट में, उसको मैंने अपना IFSC कोड और बैंक अकाउंट गिवन था, उसने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया। तो बेटा सबसे पहले ट्रांजैक्शन कहां रिकॉर्ड हुई? सर कैश बुक में या पासबुक में? सर पासबुक में। तो बेटा मेरी पासबुक बढ़ गई, पैसा डिपॉजिट हो गया। क्वेश्चन किसके हिसाब से चल रहा है? मतलब कौन सा बैलेंस गिवन है स्टार्टिंग पॉइंट का हमें? सर बैलेंस एज पर कैश बुक। तो बेटा क्या करूं कि ये कैश बुक इस पासबुक की बराबर हो जाए? सर प्लस कर दें। क्या कर दें? प्लस। मैंने कहा लो बेटा, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर। क्लियर? कितना रुपया? सर 1000 रुपीज। क्लियर? लास्ट पॉइंट सर। मैंने कहा हाँ बेटा। सर एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। मैंने कहा पूछो बेटा, आप ही के लिए तो हैं हम। सर आप ये बोल रहे हो कि एक कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट करा हमारे बैंक अकाउंट में 1000 रुपीज, और वो ट्रांजैक्शन पासबुक में रिकॉर्ड हो गई, लेकिन वो ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हो पाई।
मैंने कहा बिल्कुल ठीक, यही बोल रहा हूं मैं। सर बिजनेसमैन ने उस ट्रांजैक्शन को कैश बुक में क्यों रिकॉर्ड नहीं किया? सर जैसे ही पासबुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई होगी तो सर हमारे मोबाइल पर तो मैसेज आ गया होगा, और जब हमारे मोबाइल पर मैसेज आ गया होगा तो हमें पता लग गया होगा कि कस्टमर ने हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसा डिपॉजिट किया है, तो उसको ट्रांजैक्शन को हम अपनी कैश बुक में भी रिकॉर्ड करना चाहिए था। तो हमने क्यों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करी? देखिए बेटा, ये जेन्युइन कंफ्यूजन या पॉइंट आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कैश बुक में ट्रांजैक्शन क्यों रिकॉर्ड नहीं हुई। देखिए बेटा, जो डायरेक्ट कस्टमर की पेमेंट्स होती हैं वो हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होती हैं डायरेक्टली, और हमें उस दिन पता लगता है बेटा एक्चुअल में जिस दिन हम बैंक जाते हैं और अपनी कैश बुक अपनी पासबुक को मैच करते हैं। मॉडर्न डेज में स्टूडेंट्स के माइंड में ये कंफ्यूजन आता है कि सर अब तो हमारे मेल आ जाता है और हमारे मोबाइल पर मैसेज भी आ जाता है तुरंत जब भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन होती है, लेकिन बेटा ये चैप्टर तब का चैप्टर है जब मोबाइल्स नहीं थे, एसएमएस सर्विस नहीं थी। क्लियर? तो तब से ये पॉइंट पढ़ रहे हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ते वक्त बेटा हमें ये मानना होगा कि पासबुक में बैंक द्वारा जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जा रही है बेटा, उसका पता हमें बाद में चल रहा है। और बाद में भी कब पता चल रहा है? बाद में उस दिन पता लग रहा है बेटा जिस दिन हम बैंक में जाकर अपनी कैश बुक और पासबुक को मैच कर रहे हैं। इसलिए डायरेक्ट पेमेंट डिपॉजिट बाय द बैंक या एनी ट्रांजैक्शन बाय द बैंक बेटा पासबुक में तो रिकॉर्ड हो जाती है और कैश बुक को कानों कान खबर नहीं होती। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, बैंक चार्जेस। सेम पॉइंट, बैंक ने 100 रुपए के चार्जेस लिए बेटा। क्या लिए हमसे? चार्जेस। बेटा देखिए, बैंक्स आर प्रोवाइडिंग मेनी सर्विसेज एंड फॉर दीज सर्विसेज बैंक चार्ज अमाउंट। बैंक कुछ पैसे लेता है, चार्जेस लेता है। क्लियर? और एक बात क्लियर रखिएगा अपने दिमाग में, जब भी बैंक कोई चार्जेस हमसे लेगा या कोई भी पैसा बैंक हमको देगा, कभी भी फोन कर कर हमें नहीं बताएगा, तो हमें उसके बारे में नहीं पता चलता। आजकल तो मैसेज आ जाता है, प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये चैप्टर तब का है जब मोबाइल्स नहीं थे, जैसे मैंने आपको बताया। तो हमें ये मानकर चलना है कि बैंक में जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है उसकी इंफॉर्मेशन हमको नहीं मिल पाती, हमें उसकी इंफॉर्मेशन बाद में मिलती है। तो बैंक चार्जेस 100 रुपए के। तो बेटा दो बुक्स होती हैं हमारी, कैश बुक और पासबुक, हमेशा इक्वल। बेटा 100 रुपए बैंक चार्जेस हुए, मतलब बैंक ने हमसे 100 रुपए लिए, तो बेटा उसने हमारी कैश बुक को प्लस किया होगा, माइनस किया होगा, या हमारी पासबुक को प्लस किया होगा या माइनस किया होगा। सर बैंक वाले कैश बुक में तो लिखते नहीं, बैंक वाले तो सर पासबुक में लिखते हैं, तो सर उन्होंने पासबुक को माइनस कर दिया होगा। मैंने कहा हाँ बेटा, पासबुक हमारी माइनस हो गई। सर क्वेश्चन किसके हिसाब से चल रहा है? सर क्वेश्चन चल रहा है एज पर द कैश बुक, तो कैश बुक को भी क्या करो सर, माइनस कर दें। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। बैंक चार्जेस 100 रुपया माइनस, अब क्या करना है? मैंने कहा बेटा अब तो कुछ भी नहीं करना, अब तो बस आंसर निकालना है। सर निकाल दीजिए। बेटा 20,000 प्लस 2,000 प्लस 1,000 दैट इज 23,000। ये लिखा जी मैंने 23,000। 23,000 माइनस 5,000 बेटा 18,000, एंड 18,000 माइनस 100 दैट इज 17,900। बेटा ये नेक्स्ट कॉलम में लिखते हैं। क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर।
और इसको नाम दे दूंगा बेटा एक मैं, बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस। तो देखिए बेटा एक्चुअल में हुआ क्या, मेरी कैश बुक तो बता रही थी कि मेरे पास बैलेंस है 20,000 और मेरी जेन्युइन पासबुक बता रही होगी कि मेरे पास बैलेंस है 17,900। तो मैं कंफ्यूज था कि भैया ये दोनों बैलेंसेस अनइक्वल क्यों आ रहे हैं। मैंने स्टडी की होगी और स्टडी करने के बाद मुझको ये 4 रीजंस मिले होंगे जिनकी वजह से कैश बुक और पासबुक का बैलेंस बेटा अनइक्वल आ रहा है। तो मैंने उन्हीं रीजंस को प्लस किया, कुछ को माइनस किया, और मैं कैश बुक के बैलेंस से मैंने स्टार्ट किया था, पासबुक के बैलेंस पर आकर मैं रुक गया। तो ये दोनों बैलेंसेस रिकंसाइल हो गए। तो अब मैं सेटिस्फाई हूं कि ये 4 ट्रांजैक्शन के अलावा कोई और ऐसा रीजन नहीं है जिसकी वजह से ये दोनों बैलेंसेस अनइक्वल हैं। जब भी ये ट्रांजैक्शंस बोथ बुक्स के अंदर रिकॉर्ड हो जाएंगी, अभी तो एक एक बुक के अंदर रिकॉर्ड है ना, या तो पासबुक में रिकॉर्ड है या फिर कैश बुक में रिकॉर्ड है। तो जब दोनों बुक्स के अंदर रिकॉर्ड हो जाएंगी तो ये बैलेंस इक्वल आ जाएगा। तो हमने ना तो कैश बुक को चेंज किया है, ना ही हमने पासबुक को चेंज किया है। हमने सिर्फ एक स्टेटमेंट बनाया है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और दोनों के बैलेंसेस को रिकंसाइल करा है, चेक करा है कि जो भी रीजंस हैं वो ये 4 रीजंस हैं। जब भी ये 4 रीजन बोथ बुक्स में रिकॉर्ड होंगे ये अपने आप इक्वल आ जाएगा। क्लियर? तो सर ये था हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के एग्जांपल। कल हम नोट्स के अपने क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की। बेटा आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप अपने डाउट्स भी हम लोगों से पूछ सकते हैं। देखिए बेटा हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक फुल फ्लैज बढ़िया क्लासेस प्रोवाइड की जाएं, और क्लासेस में रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ साथ हम फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं बेटा डाउट क्वेरीज की। तो जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप अपने टेलीग्राम चैनल पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पर बेटा अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। डेफिनेटली डाउट सॉल्व करने के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। किसी के बच्चे के कोई भी क्वेश्चंस हो बेटा वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर हमसे अपने डाउट क्लियर कर सकता है। क्लियर है बच्चा? तो आज की क्लास को पूर्ण विराम देते हैं यहीं। कल स्टार्ट करेंगे हम बीआरएस चैप्टर के क्वेश्चंस और करेंगे बेटा प्रैक्टिस। जय हिंद बेटा।